नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है संस्कार। जवान बेटी के साथ अकेले सफ़र करते रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट में जवान लड़कों के ग्रुप के कारण वह अपने को असुरक्षित महसूस कर रही थी। लगभग 4 वर्ष बाद मैं लखनऊ जा रही थी। लखनऊ मेरे लिए एक शहर ही नहीं, एक मंजिल है, क्योंकि वहाँ मेरा मायका है। उस शहर में पाँव रखते ही जैसे मेरा बचपन लौट आता है। 15 दिनों बाद भैया की बड़ी बेटी राधिका की शादी थी। मैं और वेदिका दोपहर की गाड़ी से जा रही थी। मेरे पति मोहन बाद में पहुंचने वाले थे। कुछ तो इन्हें काम की अधिकता थी, दूसरी इनकी तो ससुराल है। ऐन वक्त पर पहुंचकर अपना भाव भी तो बढ़ाना था। मेरी बात और है, मैंने सोचा था कुछ दिन वहां चैन से रहूंगी, सबसे मिलूंगी, बचपन की यादें ताज़ा करूंगी और कुछ भैया भाभी के काम में भी हाथ बटाऊंगी। शादी वाले घर में 100 तरह के काम होते हैं। अपनी शादी के बाद पहली बार मैं शादी जैसे अवसर पर मायके जा रही थी। माँ का आग्रह था कि मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँ। माँ पूरी बिरादरी को दिखाना चाहती थी आखिर उनकी बेटी कितनी सुखी है, कितनी संपन्न है, या शायद दूर के रिश्ते की बुआ को दिखाना चाहती होंगी जिनका लाया रिश्ता ठुकराकर माँ ने मुझे दिल्ली में ब्याह दिया था। कांता बुआ भी तो उस दिन से सीधे मुंह बात नहीं करती। राधिका के विवाह में जाने का मेरा भी चाव कुछ कम नहीं था। उस पर माँ का आग्रह, हम दोनों माँ बेटी ने बड़ी ही मनोयोग से समारोह में शामिल होने की तैयारी की थी। हर मौके पर पहनने के लिए नई तथा आधुनिक पोशाक, उसके मैचिंग चूड़ियाँ, गहने, सैंडल और न जाने क्या क्या जुटाया गया। पूरी उमंग और उत्साह के साथ हम स्टेशन पर पहुँचे। मोहन हमें विदा करने आए थे। हमारे सहयात्री कॉलेज के लड़के थे जो किसी कार्यशाला में भाग लेने लखनऊ जा रहे थे। हालांकि गाड़ी चलने से पहले वे सब अपने सामान को यहाँ वहाँ रख रखाव में लगे थे। फिर भी उन्हें देखकर मैं कुछ परेशान हो उठी। मेरी परेशानी शायद मेरे चेहरे से झलकने लगी थी, जिसे मोहन ने भांप लिया था। ऐसे में वह कुछ खुल कर तो न कह पाए, लेकिन मुझे होशियार रहने के लिए जरूर कह गए। यही कारण था कि चलते चलते उन्होंने उन लड़कों से भी कुछ इस तरह से बात की जिससे यात्रा के दौरान माहौल हल्का फुल्का बना रहे। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। लड़कों में अपनी अपनी जगह तय करने के लिए छीना झपटी चुहलबाजी शुरू हो गई। वैसे मुझे युवा पीढ़ी से कभी कोई शिकायत नहीं रही, न ही मैंने कभी अपने और उनमें कोई दूरी महसूस की। मैं तो हमेशा घर परिवार के बच्चों और नौजवानों की मनपसंद आंटी रही हूँ। मेरा तो मानना है कि नौजवानों के बीच रहकर अपनी उम्र के बढ़ने का एहसास नहीं होता, लेकिन उस समय मैं लड़कों की शरारतों और नोकझोंक से कुछ परेशान सी हो उठी थी। ऐसा नहीं कि बच्चे कुछ गलत कर रहे थे, शायद मेरे साथ वेदिका का होना मुझे उनके साथ जुड़ने नहीं दे रहा था। कुछ आजकल के हालात भी मुझे परेशान किए हुए थे। देखने में तो सब भले घर के लग रहे थे, फिर भी एक साथ 6 लड़कों का ग्रुप, उस पर किसी बड़े का उनके साथ न होना, उस पर उम्र का ऐसा मोड़ जो उन्हें शांत, सौम्य तथा गंभीर नहीं रहने दे रहा था। मैं भला परेशान कैसे न होती। मेरा ध्यान राधिका की शादी, मायके जाने की खुशी और रास्ते के बाग बगीचों, खेत खलियानों से हटकर बस उन लड़कों पर केंद्रित हो गया। थोड़ी ही देर में हम उन लड़कों के नामों से ही नहीं, आदतों से भी परिचित हो गए। घुंघराले वाले बालों, सांवला सा नाटे कद का अमित फिल्मों का शौकीन था। उसके उठने बैठने से फिल्मी अंदाज था तो बातचीत में फिल्मी डायलॉग और गानों का पुट था। एक लड़के को सब अर्श कहकर बुला रहे थे। चुस्त दुरुस्त अर्श चाल दाल और पहनावे से खिलाड़ी लगता था। बजली कटकाठी वाला इंसान ग्रुप का लीडर जान पड़ता था। नेवी कट बाल, लंबी और घनी मूछें और बड़ी बड़ी आंखों वाले ईशान से पूछे बिना लड़के कोई काम नहीं कर रहे थे। बिना मैचिंग की ढीली ढीली सी टी शर्ट पहने बिखरे बालों वाला बेपरवाह तबीयत वाला सोहम था, जो हर समय च्युइंगम चबाता हुआ बोलचाल में इंग्लिश भाषा के शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा था। मेरे पास बैठे लड़कों का नाम मयंक था। लंबा, गोरा चिट्टा, नज़र का चश्मा पहने वह नीली जीन्स और कीमती टी शर्ट में बड़ा स्मार्ट लग रहा था। कुछ शर्मीले स्वभाव का पड़ाकू सा लगने वाला मयंक कान में ईयरफोन और एक हाथ में मोबाइल व दूसरे हाथ में एक इंग्लिश नॉवल लेकर बैठा ही था कि आगे बढ़कर राहुल ने उसका नॉवल छीन लिया। राहुल बड़ा ही चुलबुला, गोल मटोल,
हंसमुख लड़का था। हंसते हुए उसके दोनों गालों पर गड्ढे पड़ते थे। राहुल पूरे रास्ते हंसता हंसाता रहा। पता नहीं क्यों मुझे लगा उसकी हंसी, उसकी शरारतें सब वेदिका के कारण है। इसलिए हंसना तो दूर, मेरी नज़रों का पहरा हर दम वेदिका पर बैठा रहा। मेरे ही कारण वेदिका बेचारी दबी गुटी सी या तो खिड़की से बाहर जागती रही या आंखें बंद करके सोने का नाटक करती रही। अपने हम उम्र उन लड़कों के साथ न खुलकर हंस पाई, न ही उनकी बातचीत में शामिल हो सकी। वैसे न मैं ही ऐसी माँ और न वेदिका ही इतनी पुरातन पंथी लड़की है। वह तो हमेशा सह शिक्षा में ही पड़ी है। वह क्या कॉलेज में लड़कों के साथ बातचीत, हंसी मजाक नहीं करती होगी। फिर भी न जाने क्यों शायद घर से दूरी या अकेलेपन मैंने असुरक्षा की भावनाओं को जन्म दे गया था। उनसे परिचय के आदान प्रदान और बातचीत में मैंने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। मुझे लगा वे वेदिका तक पहुंचने के लिए मुझे सीढ़ी बनाएंगे। उन लड़कों की बहानों से उठी नज़रें जब वेदिका से टकराती तो मैं बेचैन हो उठती। उस दिन पहली बार वेदिका मुझे बहुत ही खूबसूरत नजर आई और पहली बार मुझे बेटी की खूबसूरती पर गर्व नहीं बह हुआ। मुझे शादी में इतने दिन पहले इस तरह जाने का अपने फैसले पर भी झुंझलाहट होने लगी। वास्तव में मैं मायके जाने की खुशी में भूल ही गई कि आजकल औरतों का अकेले सफ़र करना कितना जोखिम का काम है। वे सभी खबरें जो पिछले दिनों से मैंने अखबारों में पढ़ी थी, एक एक करके मेरे दिमाग में दस्तक देने लगी। कई घंटों के सफ़र में आमने सामने बैठे यात्री भला कब तक अपने आसपास से बेखबर रह सकते थे। काफ़ी देर तक तो हम दोनों मुंह सीकर बैठी रही, लेकिन धीरे धीरे दूसरी तरफ से परिचय पाने की उत्सुकता बढ़ने लगी। शायद यात्रा के दौरान यह स्वाभाविक भी था। यदि सामने कोई परिवार बैठा होता तो क्या खाने पीने की चीज़ों का आदान प्रदान किए बिना हम रहती, और अगर सफ़र में कुछ महिलाओं का साथ होता तो क्या वह ऐसे ही अजनबी बनी रहती। कुछ उन घंटों के सफ़र में तो हम एक दूसरे के जीवन का भूगोल, इतिहास, भूत, वर्तमान सब बाँच लेती। चूँकि वे जवान लड़के थे और मेरे साथ मेरी जवान बेटी थी, इसीलिए उनकी उठी हर नज़र मुझे अपनी बेटी से टकराती लगती। उनकी कही हर बात उसी को ध्यान में रखकर कही हुई लगती। उनकी हंसी मजाक में मुझे छीटाकंशी और ओछेपन नजर आ रहा था। कुछ घंटों का सफ़र जैसे सदियों में फैल गया था। दोपहर कब शाम में बदली और शाम कब रात बदल गई मुझे खबर ही नहीं हुई, क्योंकि मेरे अंदर तो बैग का अंधेरा बाहर के अंदर से ज़्यादा घना था। हालांकि जब भी कोई स्टेशन आता लड़के हमसे पूछते कि हमें चाय पानी या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उन्होंने वेदिका को गुमसुम बैठे बोर होते देखा तो अपनी पत्र पत्रिकाएं भी पेश कर दी और वे अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए। जब जब उन्होंने कुछ खाने के लिए पैकेट खोले तो बड़े आदर से पहले हमें ऑफ़र किया। हालांकि हम हमेशा मना करती रही। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि जब आपत्ति करने के लायक कोई बात नहीं तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, मैं क्यों सहज नहीं हो जाती। लेकिन तभी मन के किसी कोने में बैठा बैग फन फैला देता, कहीं मेरी जरा सी ढील बात को इतनी दूर तक न ले जाए कि मैं उसे समेट ही ना सकूं। मैं तो पल पल यही मना रही थी कि यह सफ़र ख़त्म हो और मैं खुली हवा में सांस ले सकूं। कानपुर स्टेशन आने वाला था। गाड़ी वहाँ कुछ ज़्यादा देर के लिए रुकती है। डब्बे में स्वाभाविक हलचल शुरू हो गई। तभी एक अजीब सा शोर कानों में टकराने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। स्टेशन आते आते बाहर का कोलाहल कर्णभेदी हो गया था। हर कोई खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश कर ही रहा था कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई। बाहर का दृश्य सन्न कर देने वाला था। हजारों लोग गाड़ी में पूरी तरह रुकने से पहले ही उस पर टूट पड़े, जैसे शेर शिकार पर झपटता है। स्टेशन पर चीख पुकार, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, हर तरफ आतंक का वातावरण था। इससे पहले कि हम कुछ समझते, बीसियों लोग डब्बे में चढ़कर हमारी सीटों के आसपास यहाँ वहाँ जुटने लगे, जैसे गुड़ की डली पर मक्खियाँ चिपकती है। वह स्टेशन नहीं मानो मनुष्य का समुद्र पर बंधा हुआ बांध था, जो गाड़ी के आते ही टूट गया। प्लेटफॉर्म पर सिर ही नजर आ रहे थे, तिल रखने को भी जगह नहीं थी। कई सिर खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वेदिका ने घबराकर खिड़की बंद करनी चाही तो कई हाथ अंदर आ गए जो सब कुछ झपट लेना चाहते थे। वेदिका को पीछे हटाकर अर्श और अमित ने खिड़कियां बंद कर दी। पलटकर देखा तो मयंक, राहुल और ईशान तीनों अंदर घुस आए आदमियों के रेवड़ को खदेड़ने में लगे थे।
किसी को धकिया रहे थे तो किसी से हाथापाई हो रही थी। तो हमने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी सारा सामान बंद खिड़कियों के पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लड़कों को उन धोती कुर्तीधारी निप्पट देहातियों से उलझते देख जैसे ही मैंने हस्तक्षेप करना चाहा तो अर्श और ईशान एक साथ बोल उठे, आंटी जी आप दोनों निश्चिंत होकर बैठिए, बस जरा सामान पर नज़र रखिएगा, इनसे तो हम निपट लेंगे। तब याद आया कि सुबह लखनऊ में एक विशाल राजनीतिक रैली होने वाली थी जिसमें भाग लेने यह सारी भीड़ लखनऊ जा रही थी। लगता था जैसे रैली के उद्देश्य और उसकी ज़रूरत उसमें भाग लेने वाले अनभिज्ञ थे। ठीक वैसे ही उस रैली के परिणाम और उससे आम आदमी को होने वाली परेशानी से रैली के आयोजक भी अनभिज्ञ थे। पूरी गाड़ी में लूटपाट और जंग छिड़ी थी, जैसे वह गाड़ी न होकर शोर और दहशत का बवंडर था जो पटरियों पर दौड़ता चला जा रहा था। लड़कों का पूरा ग्रुप हम दोनों माँ बेटी की हिफाजत के लिए डट गया था। एक मजबूत दीवार खड़ी थी हमारे ओर। अनचाही भीड़ के बीच उन छहों की तत्परता, लगन और निष्ठा को देखकर मैं मन ही मन नतमस्तक थी। उस पल शायद मेरा अपना बेटा भी होता तो क्या इस तरह अपनी माँ और बहन की रक्षा कर पाता। कानपुर से लखनऊ तक उस कठिन सफ़र में वह न तो बैठे न उन्होंने कुछ खाया पिया। इस बीच वे अपनी शरारतें, चुहलबाजी, फिल्मी अंदाज सब कुछ भूल गए थे। उनके सामने जैसे एक ही उद्देश्य था, हमारे सामान की हिफाजत। मैं आत्मग्लानि की दलदल में धंसती जा रही थी। इन बच्चों के लिए मैंने क्या धारणा बना ली थी जिसके कारण मैंने एक बार भी ठीक से व्यवहार नहीं किया, एक बार भी इनसे प्यार से नहीं बोली, न ही इनकी हास परिहास या बातचीत में शामिल हुई। क्या परिचय दिया मैंने अपनी शिक्षा, अनुभव, सभ्यता तथा संस्कारों का, और बदले में इन्होंने इतना दिया, इतना शिष्ट सम्मान तथा सुरक्षा। उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि वास्तव में महिलाओं का अकेले यात्रा करना कितना असुरक्षित है। साथ ही एक सीख भी मिली कि कम से कम शादी ब्याह तय करते हुए यात्रा पर निकलने से पहले हमें शहर में होने वाली राजनीतिक रैलियों, जलसे, जुलूसों की जानकारी भी ले लेनी चाहिए। उसी दिन महिलाओं के साथ घटी दुर्घटनाएं अखबारों के मुख्य पृष्ठ व टेलीविज़न चैनलों की सुर्खियां बनकर रह गई। कुछ घटनाओं को तो वहां भी जगह नहीं मिल पाई। लखनऊ स्टेशन का हाल तो उससे भी बुरा था। प्लेटफॉर्म तो जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। सामान, बच्चे, महिलाओं को लेकर यात्री उस भीड़ से निपट रहे थे। चीख पुकार मची थी। भीड़ स्टेशन की दुकानें लूट रही थी। दुकानदार अपना सामान बचाने में लगे थे। प्रलय का सा आतंक हर यात्री के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। इतना सारा कीमती सामान और खूबसूरत जवान बेटी, उस पर ऐसी भीड़ जिसकी कोई नैतिकता न सोच, बस एक उन्माद होता है। वैसे तो भैया हमें स्टेशन लेने आए हुए थे, लेकिन उस भीड़ में हम उन्हें कहाँ मिलते। उस भीड़ में तो सामान उठाने के लिए कूली भी न मिल सका। उन लड़कों के पास अपना तो मात्र एक एक बैग था। अपने बैग के साथ अर्श ने हमारी बड़ी अटैची ले ली। छोटी अटैची मेरे मना करने पर भी मयंक ने ले ली। हालांकि उसमें पहिए लगे हुए थे तो परेशानी की बात नहीं थी। वेदिका के पास बोतल तथा मेरे पास मेरा पर्स रह गया। हमारे दोनों बैग भी ईशान और अमित के कंधों पर लटक गए थे। उन सब से भीड़ में से एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक घेरा सा बना लिया जिसके बीच हम दोनों चल रही थी। उन्होंने हमें स्टेशन से बाहर ऐसे सुरक्षित निकाल लिया जैसे आग से बचाकर निकाल लाए हो। मेरे पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं था। उस दिन अगर वे नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। इतना सोचने मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने जब उनका आभार प्रकट किया तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात करती हैं आप, यह तो हमारा फ़र्ज़ था। दिल से मैंने उन्हें राधिका की शादी में शामिल होने की दावत दी, लेकिन उनका आना संभव नहीं था क्योंकि वे मात्र 4 दिनों के लिए लखनऊ एक कार्यशाला में शामिल होने आए थे। उनके लिए 15 दिन रुकना असंभव था। फिर भी एक शाम हमने उन्हें खाने पर बुलाया, सबसे उनका परिचय करवाया। वह मुलाकात बहुत ही सहज, रोचक और यादगार रही। सभी लड़के सुशिक्षित, सभ्य तथा मिलनसार थे। हम लोग अक्सर युवा पीढ़ी को गैर जिम्मेदार, संस्कार विहीन तथा दिशा विहीन कहते हैं,
लेकिन हमारा ही अंश और हमारे ही दिए हुए संस्कारों को लेकर बड़ी हुई यह युवा पीढ़ी भला हमसे अलग कैसे सोच सकती है। ज़रूर उन्हें समझने में कहीं ना कहीं हमसे ही चूक हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।